हेलो स्टूडेंट्स। 17 अक्टूबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 17 अक्टूबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रहे कुछ महत्वपूर्ण न्यूज, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हम इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई संगठन है उससे रिलेटेड कोई न्यूज आती है, या किसी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या करेंसी से कोई न्यूज बनती है तो वो हम कवर करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई अपॉइंटमेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड जितनी भी बेसिकली पॉइंट्स बन सकते हैं वो हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। सेकेंड, हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार में हम केंद्र स्तर पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही हैं, जो करंट अफेयर्स बन रहे हैं, जो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, या यूनियन कैबिनेट से, जो हमारी केंद्र सरकार है उसके मंत्रिमंडल से, या कोई यूनियन ऑर्गेनाइजेशन से कोई रिपोर्ट बन रही है, न्यूज बन रही है, तो वो हम राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। थर्ड कैटेगरी होगी हमारी राज्य समाचार। राज्य समाचार में हम स्टेट लेवल पे इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। कोई स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव या प्लान से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है तो वो हम इसी में डिस्कस करेंगे। फोर्थ कैटेगरी होगी हमारी बैंकिंग और वित्त समाचार। तो बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप, बैंक से रिलेटेड कोई न्यूज, किसी दो बैंक्स में टाइप से रिलेटेड अगर कोई न्यूज बनती है तो वो हम इसमें कवर करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे रक्षा समाचार, यानी डिफेंस से रिलेटेड, इंडियन डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई न्यूज बनती है तो वो हम रक्षा समाचार में कवर करेंगे। देन वी विल डिस्कस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जितने भी समाचार है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण दिनों की खबरें देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से। पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड, रीसेंट अवार्ड्स और रिकग्निशन से रिलेटेड जितनी न्यूज बन सकती हैं। सम्मेलन और शिखर सम्मेलन, तो रीसेंट अगर कोई सबमिट हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो इसमें कवर करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, यानी जो नियुक्तियां हुई हैं या इस्तीफे से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो हम इसमें कवर करेंगे। क्लियर? तो ये आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं जो हम 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। एक बार हम ये 10 कैटेगरीज को डिवाइड बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद लास्ट में हम क्लास के देखेंगे सारांश और समरी कि आज की क्लास में हमने क्या महत्वपूर्ण, क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। डन? ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथ ही @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। हमारी सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज है। HDFC बैंक भारत का एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये बेसिकली। तो अभी HDFC बैंक ने क्या किया है, जिसे हम बेसिकली ओवरसीज बैंकिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म समझने की जरूरत है आपको, ओवरसीज बैंकिंग। ओवरसीज बैंकिंग क्या होती है? जब कोई इंडियन बैंक किसी दूसरी कंट्री में, यानी ओवरसीज से हम नाम से समझ सकते हैं समुद्र पार करके, समुद्र पार का रेफरेंस कहाँ से आता है, मतलब विदेश या दूसरी कंट्री में। तो दूसरी कंट्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अपनी ब्रांचेस ओपन करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ओवरसीज बैंकिंग। तो अभी HDFC बैंक ने क्या किया है, ओवरसीज बेसिकली सर्विसेज स्टार्ट की हैं, जिसमें इसने सिंगापुर में अपनी पहली ब्रांच या पहली शाखा खोली है। क्लियर? तो न्यूज समझ आई? तो HDFC ने पहली ओवरसीज सर्विसेज कहां पर स्टार्ट की है, सिंगापुर में स्टार्ट की है। तो बैंक को सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण, जिसे MAS यानी मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के नाम से हम जानते हैं, उससे थोक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है। अब ये जो शाखा है जो सिंगापुर में स्टैब्लिश की गई है, वो सिंगापुर के निवासियों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यह कदम HDFC की अपनी अंतरराष्ट्रीय संचालन का विस्तार करने की रणनीति का भी हिस्सा है। डन? ओके, नेक्स्ट है नेशनल न्यूज है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 3% DA वृद्धि को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो जो डियरनेस अलाउंसेस है, जिसे हम महंगाई भत्ते के नाम से जानते हैं, तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की मंजूरी दी है। तो अब क्या है, यह वृद्धि कुल महंगाई भत्ते को मूल वेतन का 53% तक ले जाती है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी और बढ़ती कीमतों की भरपाई करने का लक्ष्य रखती है। उसके साथ साथ यह निर्णय लगभग 49,000
49,18,000 कर्मचारियों और 64,89,000 पेंशन भागियों को या पेंशन भोगियों को लाभान्वित करेगी। डन। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट, हम सब ने देखा है, एक स्टैचू देखा होगा जिस पर आंख पर पट्टी बंधी होती थी यहाँ पर, ब्लैक कलर की, और उसके साथ साथ हाथ में एक स्वॉर्ड होती थी, एक क्या होती थी, एक तलवार होती थी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इस मूर्ति को चेंज किया है और इसकी जगह न्यू मूर्ति का अनावरण किया है जिसकी आंख से पट्टी हटाई गई है और हाथ में तराजू की, सॉरी, स्वॉर्ड की जगह एक तलवार की जगह कॉन्स्टिट्यूशन थामा हुआ प्रतीत होता। तो वही न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट की न्याय की मूर्ति ने पट्टी हटाई है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पारंपरिक न्याय की देवी की प्रतिमा को बदल दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के मार्गदर्शन में अब प्रतिमा ने पट्टी हटा दी है, संविधान ने तलवार की जगह ली है। तो मतलब जो पहले तलवार होती थी उसकी जगह किसने ली है, संविधान ने। यह परिवर्तन भारत में न्याय के एक नए युग का भी प्रतीक है। क्लियर। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो जो ये SECL है, ये 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बन गई है। तो याद रखना है, 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी बनी है, तो SECL। तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने अपनी चौथी अमृत फार्मेसी खोली है। SECL इस मील का पत्थर हासिल करने वाली क्या बन गई है, पहली कोयला कंपनी बन गई है भारत के अंदर। तो फार्मेसी जो इंदिरा विहार कॉलोनी बिलासपुर में SECL के स्वास्थ्य केंद्र में स्थित है, रियायती दरों पर जेनेरिक और जीवन रक्षक दवाएं प्रदान करती है। यह पहल समावेशित को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार के लिए सरकार के विशेष अभियान 4.0 के साथ मेल खाती है। तो याद रखना, SECL पहली कंपनी बनी है जिसने 4 अमृत फार्मेसी ओपन किए। क्लियर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। स्टेट न्यूज है, काजीरंगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र बना है। ओके, देखो इससे पहले हमारा अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, वो तितली प्रजातियों के घर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे दूसरे की बात हो रही है तो हमें पहला भी पता होना चाहिए कि पहला कौन सा रहा है। तो पहला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान था जहाँ पर लगभग 446 तितली प्रजातियां पाई जाती हैं। तो अब काजीरंगा जो असम में पाया जाता है, वो भारत का, या जो असम में सिचुएटेड है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अब उसे भारत का दूसरे सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। तो काजीरंगा से एक दो पॉइंट्स और बन सकते हैं। सबसे पहले तो वर्न ऑन राइनोसिस, यानी जो एक सींग वाले गैंडे है उसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है और ये असम में है सिचुएटेड। तो काजीरंगा की समृद्ध जैव विविधता को यह मान्यता रेखांकित करती है। यह पार्क पहले से ही अपने प्रतिष्ठित एक सींग वाले गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। तो याद रखना, काजीरंगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र बना है। नेक्स्ट है हरियाणा से, यानी स्टेट न्यूज है। हरियाणा सरकार, अभी हम सबको पता है हरियाणा में इलेक्शंस हुए हैं, तो हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी आई है और दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी ने शपथ ली है। तो न्यूज समझ आइए आपको, नायब सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा तीसरी बार जीत हासिल कर रही है और जबकि नायब सिंह सैनी भाजपा से दूसरी बार यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। देखो क्या होता है, चीफ मिनिस्टर को स्वर्ण, यानी जो स्वर्ण है या ओथ है, या जिसे हम शपथ के नाम से जानते हैं, वो कौन दिलाता है, उस स्टेट का गवर्नर। तो अब गवर्नर कौन है, हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, तो उन्होंने ही अभी शपथ दिलाई है। सैनी की 13 मंत्रियों की परिषद ने भी शपथ ली, जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मील का पत्थर है। क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की चौथी द्विमासिक MPC बैठक 2024 की मुख्य बातें। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 7 से 9 अक्टूबर 2024 को बैठक की और फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए अपनी चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी की। RBI ने 5:1 से, यानी टोटल 6 की टीम थी जिसमें से 5 एग्री थे कि रेपो रेट को पिछली बार 10 बार की तरह 9 बार की तरह अपरिवर्तित रखा जाए
तो पिछली 9 बार की तरह इस बार 10वीं बार भी जो रेपो रेट है उसको कितना रखा गया है, 6.5 रखा गया है। जीडीपी ग्रोथ रेट आरबीआई के अकॉर्डिंग इस बार फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 7.2% का अनुमान है, क्वार्टर 2 के लिए 7%, क्वार्टर 3 के लिए 7.4 और क्वार्टर 4 के लिए 7.4% का अनुमान है। वहीं 25-26 के लिए वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी बताई है, इसमें 7.3% अनुमानित बताई है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है, व्हाइट लेबल एटीएम। देखो जब हम एटीएम पढ़ते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटीएम्स हो सकते हैं, तो यही आरबीआई के पास पावर है बेसिकली। तो आरबीआई क्या कर सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को व्हाइट लेबल, ग्रीन लेबल, बेसिकली एक ब्राउन लेबल होता है, एक येलो लेबल होता है, तो उसका टाइटल दे सकती है। तो यहाँ पर आरबीआई ने मुंबई स्थित ईपीएस, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जानते हैं, उसको व्हाइट लेबल एटीएम का लाइसेंस दिया है। अच्छा, व्हाइट लेबल एटीएम का मतलब क्या है? व्हाइट लेबल एटीएम वो एंटिटीज होती हैं, व्हाइट लेबल वो एंटिटी है जब कोई नॉन बैंकिंग कंपनी बेसिकली क्या करे, एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, व्हाइट लेबल एटीएम। तो ये बैंक तो है नहीं ईपीएस, तो अब ये क्या कर रहा है, एटीएम अपने स्टैब्लिश कर रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, व्हाइट लेबल एटीएम। तो इस लाइसेंस का उद्देश्य भारत के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में एटीएम नेटवर्क का विस्तार करना है। ईपीएस की योजना ईपीएस बांस ब्रांड नाम के तहत पहले 3 वर्षों में देश भर में लगभग 9,000 डब्ल्यूए तैनात करने, यानी व्हाइट लेबल एटीएम तैनात करने जा रही है। कंपनी वर्तमान में भारत में बैंकों के लिए 10,300 से अधिक एटीएम का प्रबंधन करती है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है, दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने को ब्रांडेड प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, आईसीआईसीआई बैंक एंड मेक माई ट्रिप। और इस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है, मेक माई ट्रिप आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड। तो याद रखना, मेक माई ट्रिप आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड किस किसने लॉन्च किया है, आईसीआईसीआई बैंक ने मेक माई ट्रिप के साथ मिलकर। तो कार्ड को मास्टर कार्ड और रुपए द्वारा संचालित एक द्वैध पेशकश के रूप में जारी किया गया है, जिसमें ज्वाइनिंग फीस कितनी रहेगी आपकी, 999 ज्वाइनिंग फीस रहने वाली है। कार्ड धारक असीमित रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाते हैं जो कभी समाप्त नहीं होने होते, और उन्हें मुफ्त एमएमटी ब्लैक गोल्ड सदस्यता प्राप्त होती है। रुपए क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित लेन देन के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के साथ भी जोड़ा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, गूगल ने व्यक्तिगत और स्वर्ण ऋण प्रदान करने के लिए आदित्य बिरला फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस के साथ क्या किया, साझेदारी किया। तो देखो 3 ऑर्गेनाइजेशन आ गई, एक आदित्य बिरला फाइनेंस, एक मुथूट फाइनेंस, और यहाँ पर गूगल ने इन दोनों के साथ साझेदारी की है ताकि पर्सनल और गोल्ड लोन्स को बेसिकली ऑफर किया जा सके। तो साझेदारी का मुख्य उद्देश्य सस्ती ब्याज दरें और लचीले उपयोग विकल्प के साथ व्यक्तिगत ऋण और सोने के बदले ऋण प्रदान करना है। यह पहल 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित गूगल फॉर इंडियन कार्यक्रम के 10वें संस्करण में घोषित की गई। संगठित स्वर्ण ऋण बाजार के वित्त वर्ष 2025 में 10 ट्रिलियन रुपए के अधिक से होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से ये एनबीबीएल, जिसे हम एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड के नाम से जानते हैं, उसने भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की है। तो एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के साथ साझेदारी की ताकि भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर नेशनल पेंशन सिस्टम को एक पिलर श्रेणी के रूप में एकीकृत किया जा सके। व्यक्तिगत निवेशक अब भारत कनेक्ट सक्षम प्लेटफॉर्म के माध्यम से मौजूदा एनपीएस खाते में योगदान कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म जैसे भीम, फोन पे, मोबीक्विक और कोटक महिंद्रा बैंक का नेट बैंकिंग चैनल योगदान के लिए लाइव हो गया है। भारत कनेक्ट ने सभी केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों को शामिल कर लिया, जिससे हर मौजूदा एनपीएस ग्राहक अपना योगदान दे सकते हैं। क्लियर? तो कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत किसने की है, एनबीबीएल ने। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से ही है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली क्या किया है, जीएम फाइनेंस के जेएम फिन क्रेडिट सॉल्यूशन में 43% हिस्सेदारी को रिसेंटली मंजूरी दी है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड द्वारा जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशन लिमिटेड में 43% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को लगभग कितने में, 1282 करोड़ रुपए में मंजूरी दे दी है।
लेन देन के बाद जेएमएफएल की जेएमएफसीएसएल में हिस्सेदारी 46.68 से बढ़कर कितनी हो गई है? 89.67 हो गई है। तो सीसीआई ने जेएमएफसीएल द्वारा जेएम फाइनेंशियल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 71.79% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी। यह लेन देन जेएम फाइनेंशियल ग्रुप की होलसेल ऋण सिंडिकेशन और संकटग्रस्त क्रेडिट व्यवसाय में हिस्सेदारी को मजबूत करने का लक्ष्य भी रखती है। क्लियर? ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है सीसीआई ने, यानी जो सीसीआई है, उसने अप्रूवल दिया है पतंजलि आयुर्वेदिक के होम पर्सनल केयर बिजनेस के 1100 करोड़ रुपए के अधिग्रहण को। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पतंजलि आयुर्वेद के होम और पर्सनल केयर व्यवसाय के पतंजलि फूड लिमिटेड द्वारा 1100 करोड़ रुपए में अधिग्रहण को क्या दिया? पूर्णतः मंजूरी दी है। अधिग्रहण पतंजलि के एफएमसीजी उत्पाद पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा और पीएफएल की खाद्य वृद्धि को भी बढ़ावा देगा। यह लेन देन एक संबंधित पक्ष लेन देन है जो निष्पक्ष मूल्य और बाहरी आधार पर किया गया है। पीएफएल ने फाइनेंशियल ईयर 24 में कुल 31,961.62 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया है। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है काकसर पुल का नामांकन कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन अमित भारद्वाज के सम्मान में किया गया है। सो अभी रिसेंटली क्या किया है, जो काकसर पुल है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? अमित भारद्वाज सेतु कर दिया है। कौन थे अमित भारद्वाज? अमित भारद्वाज कारगिल युद्ध के दौरान बलिदान को सम्मानित करने वाले व्यक्ति थे। इनका बलिदान हुआ था कारगिल युद्ध के दौरान, तो इन्हीं के सम्मान में ये नाम चेंज किया। प्रमुख सैन्य और नागरिक अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह ने भारद्वाज की बहादुरी और राष्ट्र के प्रति समर्पण का जश्न मनाया है। डन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 40वां स्थापना दिवस। तो अभी जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में 40वें संस्थापना या स्थापना दिवस को वो सम्मानित कर रहे हैं। गडकरी ने एनएसजी कर्मियों की बहादुरी और समर्पण की प्रशंसा की। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दिल को छू लेने वाले संदेश साझा किया जिसमें सैनिकों के साहस और भावना को सलाम किया गया है। गडकरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने में एनएसजी की भूमिका पर भी जोर दिया। तो आपको याद रखना, नेशनल सिक्योरिटी डे इसका 40वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट डिफेंस है, भारत अमेरिका ने MQ-9B सशस्त्र यूएवी के लिए 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो देखो, भारत और अमेरिका ने किसके लिए 31 MQ-9B सशस्त्र ऊंचाई लंबी सहनशक्ति रिमोटेबल पायलट एयरफोर्स सिस्टम के लिए लगभग $3.5 बिलियन का समझौता किया है। MQ-9B प्रणाली जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित की जाती है। अधिग्रहण अमेरिकी विदेश सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत एक अंतर सरकारी समझौते के माध्यम से है। यह समझौता भारत अमेरिका के रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है मालाबार नौसैनिक अभ्यास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 4 कंट्रीज हैं। 4 कंट्रीज के बीच में अभी मालाबार नौसैनिक, मालाबार डायरेक्ट पूछ लेगा मालाबार एक्सरसाइज किस तरह की एक्सरसाइज है, तो नेवी एक्सरसाइज है ये। किन कंट्रीज के बीच में होती है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो इसका शुभारंभ किया गया है, इसका 28वां संस्करण किया गया है जो 8 से 18 अक्टूबर को आयोजित हुआ है। कहां पर? भारतीय तट पर। तो मालाबार 2024 का उद्देश्य भाग लेने वाले नौसैनिकों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और समुद्री सहयोग को मजबूत करना है। अभ्यास में बंदरगाह और समुद्री दोनों चरण शामिल हैं, जिसमें योजना सत्र, सांस्कृतिक आदान प्रदान, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है आईएनएस तलवार। तो आईएनएस तलवार इव सामार
8th में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया है। तो इप्समाल क्या है? इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज। कौन सा संस्करण है ये? इसका 8वां संस्करण है। और भारत की तरफ से आईएनएस तलवार कहाँ पहुंच गया है? दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो साइमन टाउन में ये एक्सरसाइज होगी बेसिकली, जो 18 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालिता में सुधार और संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। गतिविधियों में पेशेवर आदान प्रदान, क्षति नियंत्रण और अग्निशमन अभ्यास और संयुक्त गोताखोरी संचालन शामिल है। आईएनएस तलवार की भागीदारी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को भी रेखांकित करती है। तो याद रखना है, सबसे पहले तो ये एक्सरसाइज याद रखनी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका 8वां संस्करण कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर? नेक्स्ट डिफेंस न्यूज ये है, T9 भीषम टैंक। तो भारतीय सेना ने अपना पहला उन्नत T9 भीषम टैंक को पेश किया है, उसका अनावरण किया है। तो भारतीय सेना ने 7 अक्टूबर 2024 को अपने पहले उन्नत T90 भीषम टैंक का अनावरण किया, जो इसकी बख्तरबंद इकाइयों में एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। तो T90 टैंकों का निर्माण रूस के साथ एक लाइसेंस समझौते के तहत किया गया। दिस इज T90 भीषम, ये नाम इंपॉर्टेंट है अपने आप में, T9090 भीषम। तो समझौते के तहत किया जाता है और इन्हें तमिलनाडु के अवधि में भारी वाहन फैक्ट्री में निर्मित किया जाता है या निर्मित किया गया। अगले दौर के परीक्षण में मिसाइल फायरिंग शामिल होंगी और उपयोगकर्ता परीक्षण 12 से 18 महीनों के बीच चलने की उम्मीद है। T90 के 2027 तक सक्रिय सेवा में शामिल होने के लिए तैयार होने की उम्मीद है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज। ITU which is इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट। अभी ITU ने WTSA हैथकॉन 2024 के चरण 2 की शुरुआत की है। तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो 2 से अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो ITU द्वारा आयोजित और दूरसंचार विभाग द्वारा होस्ट किए गए इस कार्यक्रम का ध्यान 5G 6G नेटवर्क में AI/ML के एकीकरण पर केंद्रित था। हैथकॉन ने 88 पंजीकृत टीमों को आकर्षित किया, जिसमें से 12 टीमों ने 40 घंटों की व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रवेश किया है। प्रतिभागियों ने विशेषज्ञ वार्ताओं, परामर्श सत्रों और लाइव प्रदर्शन में भाग लिया, जिनमें उल्लेखनीय परियोजनाओं में 5G सक्षम स्मार्ट सिटी, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और AI आधारित 6G मानकों की बाधा को बेसिकली कम करना शामिल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे से है, तो अभी हमने 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस सेलिब्रेट किया है। अभिधम शिक्षाओं की मानसिक और नैतिक अनुशासन में मार्गदर्शन की प्रासंगिकता को यह दिन उजागर करता है। यह भारत की बौद्ध धरोहर को संरक्षित और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है। बोध गया जैसे पवित्र स्थल बुद्ध के निर्वाण की यात्रा के जीवन प्रतीक है। क्लियर? नेक्स्ट है विश्व एनेस्थीसिया दिवस। तो 16 अक्टूबर को हमने विश्व एनेस्थीसिया दिवस सेलिब्रेट किया है। 1846 में पहली बार बेसिकली डायल्थिल एथर एनेस्थीसिया के पहले सफल सार्वजनिक प्रदर्शन की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम की बात करें तो कार्यबल की भलाई, वर्क फोर्स वेलबींग रही है। यह दुनिया भर के एनेस्थियोलॉजिस्ट के योगदान को मान्यता देता है। तो विश्व एनेस्थीसिया दिवस याद रखना है कब बनाया गया है? 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। तो 6 अक्टूबर को हैशटैग यूनिकली सीपी के नाम से हमने विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया है, ताकि सेरेब्रल पाल्सी के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके और जो लोग प्रभावित है उनके सम्मान अधिकार और अवसर सुनिश्चित किया जा सके। 2012 में इसकी सेरेब्रल पाल्सी अलायंस द्वारा पहली बार घोषणा की गई थी। सेरेब्रल पाल्सी अलायंस का मुख्यालय न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे विश्व आवास दिवस 2024। तो वर्ल्ड हैबिटेट डे 2024 जो अभी हमने 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया है। तो अगर मैं बात करूं तो 7 अक्टूबर यानी ये मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सोमवार को। तो
बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को संलग्न करना थीम के साथ हमने पहले सोमवार को अक्टूबर के यानी 7 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस मनाया, ताकि हमारे आवासों की स्थिति पर विचार किया जा सके और पर्याप्त आश्रय के अधिकार पर जोर दिया जा सके। 2024 के वर्ल्ड हैबिटेट डे के लिए वैश्विक समारोह क्वेरेंटारो, मेक्सिको में आयोजित किया गया। 1986 में इस दिन को पहली बार आवास मेरा अधिकार थीम के साथ मनाया गया था। फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था? 1986 में आवास ठीक है, तो आवास मेरे अधिकार के साथ। नेक्स्ट है विश्व कपास दिवस। तो 7 अक्टूबर को हमने विश्व कपास दिवस सेलिब्रेट किया, ताकि आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में कपास क्षेत्र की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। सभी के लिए सतत आर्थिक विकास और सम्मानजनक कार्य की आवश्यकताओं को यह दिन उजागर करता है। पहला विश्व कपास दिवस हमने कब मनाया? 7 अक्टूबर 2021 को मनाया। क्लियर? तो 2024 में इस कार्यक्रम को कोटोनू बेनिन में मनाया गया, जो देश में पहली बार आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है अवार्ड एंड रिकग्निशन से। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अल्जीरिया में मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है। तो अल्जीरिया के सिद्दी अब्देला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पॉल विश्वविद्यालय ने राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि किसको दी है? राष्ट्रपति जी को। पुरस्कार उनके 3 दिनों के दौरे के दौरान दिया गया था। मुर्मू ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उनके लिए नहीं बल्कि उनके देश के लिए। याद रखना है कि इसका किसने दिया है? अभी अल्जीरिया ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है द्रौपदी मुर्मू जी को। नेक्स्ट, सिस्टर रोसिता माइल्सी ब्राजीलियन नर्स और 4 अन्य महिलाओं ने यूएनएचसीआर का नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है। तो नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार सिस्टर रोसिता माइल्सी ब्राजीलियन नर्स और 4 अन्य महिलाओं ने जीता है। पुरस्कार समारोह जेनेवा स्विट्जरलैंड में 14 अक्टूबर को किया गया। क्षेत्रीय विजेताओं में माइमुनाबा अफ्रीका से, जिन डावोड यूरोप से, नादा फडोल मध्य पूर्व उत्तर अफ्रीका और दीप्ति सुर गुरंग एशिया प्रशांत में शामिल हैं। यह पुरस्कार शरणार्थियों और विस्थापित लोगों के साथ उनके असाधारण कार्य के लिए व्यक्तियों और समूहों को मान्यता देता है। नेक्स्ट, सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस है। अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा किया गया है। तो यह कार्यक्रम ITU WTS A24 और IMC 24 के साथ आयोजित किया गया। सिंधिया ने आर्थिक विकास और नवाचार के लिए 6G प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमताओं को उजागर किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि भारत 6G अलायंस के माध्यम से वैश्विक 6G पेटेंट में 10% का योगदान देगा। नेक्स्ट, समिट एंड कॉन्फ्रेंस ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी 15 से 16 अक्टूबर 2024 को SCO की जो मीटिंग है वो इस्लामाबाद में कंडक्ट हुई है, जहां पर भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया। तो सदस्य राज्यों के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आतंकवाद पर चर्चा की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन, रूस, ईरान और मध्य एशिया देशों के नेताओं के साथ इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद शिखर सम्मेलन ने बहुपक्षीय संवाद के लिए एक मंच भी प्रदान किया है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से है। तो प्रवीण वशिष्ठ इंटरनल सिक्योरिटी के स्पेशल सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। तो वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं प्रवीण वशिष्ठ, जिनको आंतरिक सुरक्षा के नए विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने पर सरकार के ध्यान को रेखांकित करती है। वशिष्ठ की भूमिका आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। उनके अनुभव और विशेषज्ञता से देश की सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने की भी उम्मीद है। नेक्स्ट, DY चंद्रचूड़ जी ने जस्टिस संजीव खन्ना को उत्तराधिकारी के रूप में नामांकित किया है। देखो क्या होता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहां पर एक CJI होता है और अदर जजेस होते हैं। टोटल मिला के अभी 34 की स्ट्रेंथ है। तो अभी CJI जो 50वें नंबर के CJI है DY चंद्रचूड़ जी, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो उन्होंने 51वें CJI के रूप में किसको नामांकित किया है? संजीव खन्ना को। तो न्यायमूर्ति खन्ना सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। वे 10 नवंबर 2024 को चंद्रचूड़ जी की सेवानिवृत्ति के बाद अपना पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से ये सोनी पिक्चर्स ने रवि आहूजा को नया CEO नियुक्त किया है। टोनी विक्सेरा पद
छोड़ेंगे। तो पहले इस पद पर टोनी थे, अब उनकी जगह सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट में रवि आहूजा नए सीईओ बनेंगे। तो रवि आहूजा जो वर्तमान में ग्लोबल टेलीविजन स्टूडियोज के चेयरमैन और एसपी के अध्यक्ष और सीईओ हैं, अध्यक्ष और सीईओ का पदभार संभालेंगे। विचिक्वेरा दिसंबर 2025 तक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। आहूजा सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन के चेयरमैन और सीईओ केनिचोरो योशिदा और सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट और सीईओ सीएफओ हिरोकी तोतोकी की को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। क्लियर? तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं सेशन का कि आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो शुरुआत की थी हमने अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ, जिसमें हमने देखा था कि एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है, अपना पहली ओवरसीज सर्विसेज स्टार्ट की है। सेकंड राष्ट्रीय समाचार से हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 3% जो डीडीए है उसकी वृद्धि की मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की स्टैच्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज देखी थी और कोयला कंपनी की अमृत फार्मेसी देखी थी, जो पहली कंपनी बनी है ऐसी सीएल। राज्य समाचार में हमने असम का दूसरा तितली विविधता केंद्र देखा काजीरंगा, और नायब सिंह सैनी ने बेसिकली किसका पदभार लिया है, सेकेंड टाइम वो चीफ मिनिस्टर बने हैं हरियाणा के। बैंक और फाइनेंस से आरबीआई की चौथी द्विमासिक एमपीसी बैठक देखी। आरबीआई ने व्हाइट लेबल की परमिशन दे दी है ईपीएस कंपनी को, और उसके साथ साथ आईसीआईसीआई और मेक माई ट्रिप का जॉइंट वेंचर देखा क्रेडिट कार्ड के लिए। उसके साथ साथ हमने देखा गूगल ने पार्टनरशिप की आदित्य बिरला और मुथूट फाइनेंस के साथ, ताकि गोल्ड लोन और पर्सनल लोन ऑफर किए जा सके। एनबीबीएल ने इंट्रोड्यूस किया नेशनल पेंशन सिस्टम। नेक्स्ट हमने सीसीआई का अप्रूवल देखा था, जेएम फाइनेंस बाय कर सकती है जेएम फिन क्रेडिट सॉल्यूशन के स्टेक्स, और पतंजलि आयुर्वेदिक होम के स्टेक को लेकर हमने इंपॉर्टेंट न्यूज देखी। रक्षा में हमने देखा था कि कक्सार ब्रिज का नाम कर दिया है अमित भारद्वाज सेतु के नाम पे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 40th रेजिंग डे देखा, और उसके साथ साथ इंडिया यूएसए का MQ-9B आर्म्ड यूएवी के लिए संगठन देखा। मालाबार एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट देखे, और आईएनएस तलवार कहाँ पहुंच गया है, दक्षिण अफ्रीका, पार्टिसिपेट करने के लिए आईबीएस समर 8 के सब IBSAMAR के 8वें एडिशन के लिए। डिफेंस से हमने देखा भीषम टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैथकॉन देखा, चरण 2 ITU WTSA। इंपॉर्टेंट डेज में हमने 5 महत्वपूर्ण दिन देखे, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस, विश्व एनेस्थीसिया दिवस, विश्व सेरेब्री पाइल्सी दिवस, विश्व आवास दिवस और विश्व कपास दिवस। पुरस्कार से द्रौपदी मुर्मू जी को अल्जीरिया में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, और ब्राजीलियन नन को क्या मिला, यूएनएचसीआर का नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार। नेक्स्ट शिखर और सम्मेलन से हमने अंतर्राष्ट्रीय सिखजी संगोष्ठी का देखा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया है। एससीओ का शिखर सम्मेलन से पॉइंट देखे, जिसकी मीटिंग अभी कहां पर, इस्लामाबाद में कंडक्ट की गई है। क्लियर? उसके बाद लास्ट कैटेगरी थी हमारी अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से। अपॉइंटमेंट में सबसे पहले तो हमने देखा था इंटरनल सिक्योरिटी के जो हेड अभी बनाए गए हैं परवीन वशिष्ठ हैं, जो आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव बनाए गए हैं। सेकेंड हमने देखा कि अभी संजीव खन्ना भारत के क्या बनेंगे, 51वें सीजीआई का पदभार संभालेंगे। और लास्ट हमने देखा कि सोनी पिक्चर्स ने रवि आहूजा को नया सीईओ नियुक्त किया है। क्लियर? तो ये थे कुछ 17 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।